हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बेस थ्योरम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 12.8 करेंगे, लेकिन उससे पहले बेस थ्योरम क्या होता है इसको जानेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज 12.8 में बनेंगे। ओके, तो बेस थ्योरम में बेस थ्योरम इसमें यदि होता है, यदि मान लीजिए E1 E2 अप टू En इवेंट्स हैं और ए एक ऐसा इवेंट है, जैसा कि आप इवेंट है, ये भी इवेंट्स है ना, और एक इवेंट्स है जो इसका सबऑर्डिनेट है, किसका, सैंपल स्पेस का। तो P E1 अब EI अपॉन A इज इक्वल टू होता है EI PEI और P A बाई EI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N P EAI और P A बाई EI। ये है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, जहां तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है और गिवन प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो जिस जिस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका प्रोबेबिलिटी और a बाई ई आई और डिवाइड बाय समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 p e i डिवाइडेड बाय इनटू p a i। अब इस थ्योरम का प्रूफ एक्सरसाइज 12.8। अब इस थ्योरम का प्रूफ, वैसे थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फॉर अपने नॉलेज के लिए, फॉर क्वेश्चंस किस टाइप का आएंगे, उसमें कैसे इसको रखना है, उसके समझने के लिए हम इसका प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो हम पहले पिछले लेक्चर में ये कर चुके हैं कि मान लीजिए E1 एक इवेंट है, ये एक E2 है, ये एक E3 है, ये एक En है और ये एक A है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो PA आता है, PA इज इक्वल टू होता है P EI E1 PA बाई E1, ठीक है, प्लस PE2 PA बाई E2 था, PA बाई E2 था, ऐसे कर करके PEN और PA बाई EN। ठीक है, तो आप PA को क्या लिख सकते थे, PA इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N P EI और PA बाई EI। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूले का प्रूफ है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब बेस थ्योरम में इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो बेस थ्योरम का है फॉर्मूला, लेकिन इसको प्रूफ करने का कैसे करना है, इसके लिए कंडीशनल प्रॉपर्टी बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, P A इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाय P A इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाय PEI होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, यदि P A इंटरसेक्शन EI निकालेंगे तो ये आ जाएगा PEI इंटू PA बाय EI। P EI इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो P EI इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि PA बाई या EI बाई A, EI बाई A निकालेंगे, इसको हटा दो, यहाँ भी P EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई P A।
ठीक है। तो यहाँ से यदि पी ई आई इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें और इसको पी ए पी ई आई बाई ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, चाहे पी पी ए इंटरसेक्शन ई आई बोलो या पी ई आई इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों की बात एक ही है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब पी ई आई पी ए बाई ई आई इज इक्वल टू पी ई ए और पी ई आई बाई ए। तो यहां से आप निकालोगे पी ई आई बाई ए निकालोगे तो ये आ जाएगा पी ई आई पी ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई पी ए, ठीक है। पी ए को हम इधर शिफ्ट कर दिए तो पी ई आई बाई ए हो जाएगा पी ई आई पी ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई पी ए। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये जो पी ए का वैल्यू है वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से पी ए इक्वल टू होता है पी ई आई पी ए बाई ई आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। तो यहाँ पी ए की वैल्यू को ये रख देंगे तो आपको मिल जाएगा पी ई आई पी ए बाई ई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, यहाँ समेशन का क्या मतलब है, जितने भी इवेंट हैं उनके सबका एक एक करके टोटल। तो जब अभी आप एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से पी ई आई बाई ए, तो पी ई आई और पी ए बाई ई आई। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो भी इवेंट का E1 है E2 है E3 जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए, जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है उस इवेंट के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए यहाँ पे वही आ जाएगी, जहाँ यदि यहाँ E1 है तो यहाँ भी E1 आ जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा, जितने भी इवेंट हैं जो आपके क्वेश्चन में रहेगा वो सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जिसको आप बोलते हैं बेस थ्योरम। अब एक्सरसाइज 12.8 है वो सारा कुछ बेस थ्योरम पे ही आधारित है। एक्सरसाइज 12.8 फ्रॉम ML अग्रवाल है ना, और इसके क्वेश्चंस जो है मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है एक्सरसाइज 12.8 का, bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains, मतलब bag 1, this is bag 1 and this is bag 2, and bag 2 contains 5 red and 3 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2, ठीक है। ये है बैग 1, इसमें कितनी रेड बॉल है, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, और जो सेकेंड बैग है उसमें है, सॉरी इसमें 3 है और 4 ब्लैक है, और जो सेकेंड बैग है उसमें 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। तो one ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Okay, and it was drawn from bag 2. तो सबसे पहले इवन इवेंट को क्या मान लेंगे आप, इवन इवेंट को क्या मान लेंगे, है इवन सेलेक्टिंग बैग 1, और E2 हो जाएगा सेलेक्टिंग बैग 2,
तो PE1 आ जाएगा 1/2, दो में से एक बैग चुनना है, और PE2 भी क्या आ जाएगा 1/2, दो में से एक बैग चुनना है। ए को मान लेते हैं ड्रॉन बॉल इज रेड। तो P A/E1 कहने का मतलब है A/E1 क्या आएगा? A/E मतलब यदि एक बॉल जो हमने रैंडमली निकाली वो रेड बॉल है, कौन से बैग से? फर्स्ट बैग से, E1 क्योंकि बैग 1 है, तो बैग 1 में कितने रेड बॉल है? 3, तो 3/7। ठीक है। अब PA/E2 क्या होगा? एक बॉल रैंडम निकालना यदि सेकेंड बैग से, तो सेकेंड कितनी बॉल है? 5 रेड बॉल है, 5/11। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है, हमको निकालना क्या है कि यदि वो रेड बॉल है तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो सेकेंड बैग से निकाली गई है। मतलब आपको निकालना है सेकेंड बैग में E2/A। क्लियर? E2/A मतलब रेड बॉल होनी चाहिए और कौन से बैग से? सेकेंड बैग से निकली हुई होनी चाहिए। तो वही बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो P जो यहाँ पे इवेंट है वही यहाँ पे आ जाएगा, और PA/E2, और नीचे आ जाएगा जितने इवेंट है उसका सम, मतलब PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू पुट करना है। PE2 1/2, PA/E2 5/11 डिवाइडेड बाई PE1 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, तो ये आ गया 5/22। और इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 5/, तो यहाँ सब में से 1/2 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 5/11 और ये 3/7 प्लस 5/11, तो ये आ जाएगा 5/11 इंटू 77। एलसीएम ले लेंगे 33 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 35/68। ठीक है, 35/68 ये आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सपोज 5% ऑफ men and 0.25% of women have gray hair. A gray haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that here are equal number of males and females. ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है, मतलब E1 लिख देते हैं नंबर ऑफ मेल्स और E2 नंबर ऑफ फीमेल। अब इक्वल है मतलब P1 भी 1/2 हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ दोनों, और PE2 भी 1/2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब बोला है सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, तो ए मान लेते हैं ग्रे हेयर पर्सन। ठीक है, तो PA/E1 नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 5%, दैट इज 5/100। इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज रखिए। और वुमेन फीमेल कितनी है? 0.25%, दैट इज 0.25/100। ठीक है,
तो रैंडम ग्रे हेयर पर्सन को व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन बीइंग मेल एज्यूम दैट दे, हाँ ठीक है, मतलब वो जो ग्रे हेयर पर्सन है वो क्या होगा, मेल होगा, ये इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब आपको क्या निकालना है, पी मेल कौन है, E1, तो E1/A आपको निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला P(E1) PA/E1, ठीक है, जो यहाँ पे इवेंट होगा वही यहाँ पे आएगा और नीचे सारे इवेंट का सम, तो PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रख दीजिए, PE1 PA/E1 5/100 डिवाइडेड बाय PE1 A/E1 प्लस PE2 और PA/E2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 1/2 सब में से बाहर आ जाएगा, तो बच गया 5/100 डिवाइडेड बाय 5/100 प्लस 25/20 और लग जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 5/100 इंटू 1 2 3 4 500 प्लस 25, तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा 500/525, तो इसका आंसर आ जाएगा 520/21। कैसे 20/21? 25 से काटिए तो 20/21 इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस में बस ये ध्यान रखना है कि आप E1 E2 को किसको सेलेक्ट करोगे। यदि वो सिलेक्शन ठीक है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और PE1 जितने भी इवेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आना चाहिए। यदि 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ मिस्टेक की है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इट इज नोन दैट 60% स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज रेसाइड इन हॉस्टल, ठीक है, 60% स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में है। तो मान लेते हैं E1 जो है हॉस्टल रेसाइड स्टूडेंट, ठीक है, और E2 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वाइल रिमेनिंग आर डे स्कॉलर्स, है ना, और ये हो जाएंगे डे स्कॉलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में E1 इवेंट मान लेंगे जो हॉस्टल में रहते हैं और E2 इवेंट मान लेंगे जो डे स्कॉलर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हॉस्टल में रहते हैं उनका तो ये 60% है, तो रिमेनिंग PE2 क्या हो जाएंगे 40%, है ना। तो इसको 60/100 कर लेते हैं, इसको 40/100 कर लेते हैं। अब बोला है 30% of all students who resides in hostel attains A grade and 20%, हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, A इवेंट क्या मान लेते हैं, अटेन A ग्रेड, ठीक है। तो PA/E1 माने जो हॉस्टल में रहते हैं उनको A ग्रेड मिलने का कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, 30% स्टूडेंट, ठीक है। और जो घर में रहते हैं डे स्कॉलर्स हैं वो A ग्रेड पाते हैं कितने लोग, 20%, दैट इज 20/100। तो पूछा है इफ वन रैंडमली चोजन स्टूडेंट हैज A ग्रेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लिव्स इन द हॉस्टल। तो आपको निकालना है P, हॉस्टल में रहता है E1,
और ए ग्रेड जिसको मिल रहा है वो आपको निकालना है, एक स्टूडेंट को यदि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वही बेस थ्योरम से पी E1 पी ए बाई E1 डिवाइडेड बाई पी E1 पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2 फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 60/100 इंटू 30/100 डिवाइडेड बाई 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। डिनोमिनेटर में किसी को काटा पीटी नहीं करना है ताकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 1800 प्लस 800, दैट इज 1800 डिवाइडेड बाई 2600। ये कैंसिल, 9/13 ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 9/13। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B. Past records show that machine A produces 60% of the item of output and machine B produces 40% of the item. ठीक है, मतलब E1, ये A मशीन को E1 मान लेते हैं और B मशीन को E2 मान लेते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहा है 60% आइटम्स ऑफ द आउटपुट, मतलब PE1 दिया हुआ है 60%, दैट इज 60/100, और PE2 मतलब मशीन बी से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो PE2 है, और वो है कितना? 40% ऑफ द आइटम, 40%, दैट इज 40/100। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो उसका एडिशन 1 आएगा। अब बोल रहा है further 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All items are put into one stock pile and then one item is drawn at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? तो ये जो इवेंट है उसको मान लेंगे डिफेक्टिव प्रोड्यूस। ठीक है, डिफेक्टिव प्रोड्यूस। तो अब निकालेंगे PA/E1, मतलब मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव प्रोड्यूस कितना आया है? 2%। ठीक है, दैट इज 2/100। और मशीन बी के द्वारा कितना आया है? रहेगा ए, E1 E2 आपने माना है ना मशीन ए और मशीन बी को, ये है कितना? 1%, दैट इज 1/100। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस रैंडमली सेलेक्ट किया गया है वो मशीन बी से प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है मशीन बी से। मशीन बी आपने किसको माना है? E2 को, E2/E। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ E2 है तो यहाँ भी PE2 और PA/E2 डिवाइडेड बाई PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो PE2 दैट इज 40/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सबके डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 40/160, दैट इज 1/4। 1/4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है
इन ए क्लास हैविंग 60% बॉयज, मतलब E1 को मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास और E2 मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास. 5% of the boy and 10% of the girls have an IQ of more than 150. A student is selected random and found to have an IQ of more than 150. Find the probability that the selected student is a boy. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज PE1 60% दिया हुआ है, दैट इज 60/100. PE2 ये 60 है, तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 40. ठीक है, दोनों का ऐड करने पे 1 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, अब बोला है कि IQ मोर देन 150, ये आपने इवेंट ए को मान लिया. तो PA/E1 मतलब नंबर ऑफ बॉयज जिनका IQ 150 से ऊपर है. कितने स्टूडेंट्स हैं? 5% ऑफ बॉय, 5% ऑफ बॉय दैट इज 5/100. और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 10%, दैट इज 10/100. ठीक है, तो आपको निकालना है कि जो स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं वो मोर देन IQ जो है उसका मोर देन 150 है और वो बॉय है. मतलब E1/A आपको फाइंड आउट करना है. यदि गर्ल्स बोलता तो यहाँ पे E1 की जगह E2 होता, यहाँ पे तो बॉयज पूछा है, तो वही फॉर्मूला PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2. तो ये आ जाए फॉर्म. बस अब वैल्यू पुट करना है. 60/100 इंटू 5/100 divided by 60/100 into 5/100 plus 40/100 into 10/100. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 divided by 300 plus 400 that is 300/700 that is 3/7. आ गया. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि a man is known to speak the truth 3 times out of 5 or he throws a die and reports that it is a number greater than 4. Find the probability that it is actually a number greater than 4. ठीक है, मतलब एक मैन जो है वो इवेंट को मान लेते हैं जब वो झूठ बोलता है, ट्रुथ, टेलिंग ट्रुथ, और E2 को मान लेते हैं जब वो झूठ बोलता है, टेलिंग लाई. ठीक है, तो PE1 वो बोल रहा है कि सही बोलता है 3 टाइम्स आउट ऑफ 5, मतलब टोटल 3 में से 5 में से 3 टाइम्स वो सच बोलता है, तो 2 बार वो झूठ बोलता होगा. दोनों का सम 1 आ जाएगा. 1 - 3/5 करेंगे दैट इज 2/5. ठीक है, अब बोल रहा है कि एक डाइस को वो थ्रो कर रहा है एंड रिपोर्टेड दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो ग्रेटर देन 4 कितने बार आएगा? 2 ही बार आएगा. तो PA/E1 क्या आ जाएगा? तो इवेंट को क्या मानो? ए को कि नंबर ऑन डाइस ग्रेटर देन 4. तो ग्रेटर देन 4 5 और 6 मतलब 2 बार. तो PA/E1 क्या हो जाएगा? 2/6. 2/6. ठीक है, अब PA/E2 मतलब ग्रेटर देन 4 आना जब वो झूठ कह रहा हो, तो ये हो जाएगा बाकी बचे हुए 4/6. ठीक है, 4/6 है ना.
जब वो सच बोल रहा है तब तो 2/6 होगा, लेकिन बाकी झूठ कब बोलेगा? जब वो बाकी 4 ऑप्शन बोलेगा, मतलब 5 और 6 ना आके बोल दे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है? तो 4 बार वो झूठ बोल सकता है। अब हमको निकालना है कि वो सही बोल रहा है कि >4 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कब वो सही बोलता है? इवन इवेंट में, इवन बाय ए आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा P even PA by even डिवाइडेड बाय P even PA by even प्लस PE2 एंड PA by E2। अब आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 2/6 डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 2/6 प्लस 2/5 इंटू 4/6। तो ये आ जाएगा 6/6 प्लस 8, दैट इज 6/14, दैट इज 3/7। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है on 1 has 2 white and 3 black balls, and 2 has 4 white and 1 black balls, and on 3 has 3 white and 4 black balls, and urn is selected at random and a ball is drawn at random। मतलब this is urn 1, urn 2, urn 3। तो urn 1 में 2 white 3 black, 2 white 3 black। urn 2 में 4 white 1 black, 4 white 1 black, and urn 3 में 3 white and 4 black, 3 white and 4 black balls है। and urn is selected। 3 आंसर। सबसे पहले urn 1 की जो है उसको E1 मान लो, दिस इज E2 एंड दिस इज E3, ठीक है? अब PE1 टोटल 3 आंसर है, 1 को सेलेक्ट करना, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ठीक है? अब उसके बाद आपको बोलना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, ठीक है? ड्राइंग अ वाइट बॉल। तो ए इवेंट को बोलेंगे ड्राइंग वाइट बॉल। तो सिंपल पीए यदि आप निकालोगे तो आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? पीए निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई और पी ए बाई ई आई। तो यहाँ से आप ए बाई E1, मतलब जो ड्रॉन व्हाइट बॉल है वो कौन से अंक से निकाली गई हो? फर्स्ट से। तो यहाँ व्हाइट बॉल कितनी है? 2। टोटल बॉल कितनी है? 5। सिमिलरली ए बाई E2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा अर्न 2 से व्हाइट बॉल निकाली गई है तो 4/5 टोटल नंबर, और पी ए बाई E3 3/7, क्योंकि व्हाइट बॉल निकालना है 3/7। तो पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा PE1 पी ए बाई E1 2/5 प्लस PE2 इंटू ए बाई E2 दैट इज 4/5 प्लस PE3 इंटू पी ए बाई E3 इंटू 3/7। तो ये कैंसर, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 4/15 प्लस 1/7। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/15 मतलब 105, 42 प्लस 15 दैट इज 67/105। सॉरी 57। तो 3 से कट सकता है, 3 1 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, दैट इज 19/35। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं 7th का सेकंड अभी बचा है।
7th का सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न 1 वाज सेलेक्टेड। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, PE1 निकल आया था 1/3, PE2 निकल गया, ये भी 1/3 था, और PE3 भी 1/3 था। अब PA/E1 जब जो वाइट बॉल निकाले हैं वो अर्न 1 से निकली है, अर्न 1 से निकली है, तो ये हो जाएगा 2/5, मैंने रब कर दिया ना, PA/E2 ये आ जाएगा, यदि वाइट बॉल अर्न 2 से निकली है तो 4/5, और PA/E3 मतलब अर्न 3 से निकली है तो ये आ जाएगी 3/7। ठीक है, तो आप बोला है कि आपको निकालना है इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न वाज सेलेक्टेड। अर्न 1 वाज सेलेक्टेड, अर्न 1 वाज सेलेक्टेड मतलब PE1/A आपको फाइंड आउट करना है। तो PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। तो इसका वैल्यू शायद हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था इसका वैल्यू, 19/35 तो आया ही था, इसको बस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू PA/E1 दैट इज 2/5। तो और ये आ गया है 19/35, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/15 इंटू 35/90 तो ये आ जाएगा 14/57। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट किया था मैंने, उसके बाद रब कर दिया तो उसका वैल्यू रख के डायरेक्ट, और इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, PA का वैल्यू, उसको डायरेक्ट रख के सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है A bag contains 5 red and 4 white balls and a bag 2 contains 3 red and 3 white balls. 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2 and then 1 ball is drawn from the bag 2. If the ball drawn from the bag 2 is red, then find the probability that 1 red ball and 1 white ball are transferred from the bag 1 to the bag 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको अपन देखेंगे। ये 1 बैग है जिसमें ये रेड ग्रीन और इसमें भी रेड और वाइट बॉल, सॉरी, है ना। तो 3 रेड है और कितनी वाइट है, 5 रेड है और 4 वाइट, 5 रेड 4 वाइट, और इसमें 3 रेड 3 वाइट, 3 रेड और 3 वाइट। तो इवन मान लेते हैं जब 1 रेड बॉल प्लस 1 वाइट बॉल निकली हो। क्या बोला है, बैग 1 से 2 बॉल को निकालना है और उसको बैग 2 में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर बैग 2 से रैंडमली एक बॉल निकालना है, तो वो बॉल रेड होगी या ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज रेड, है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड बॉल, ओके। ठीक है, मतलब यदि 2 बॉल इस बैग से इस बैग में ट्रांसफर करना है तो या तो हो सकता है दोनों रेड हो जाए, या तो दोनों वाइट हो जाए, या एक रेड एक वाइट हो जाए। ठीक है, तो E1 E2 को बोल सकते हैं दोनों वाइट बॉल, और E3 हो सकता है दोनों रेड बॉल। कि E1 है, एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल निकाले बैग 1 से, E2 है 2 वाइट बॉल निकाले बैग 1 से, और E3 है दोनों रेड बॉल निकाले बैग 1 से। ये ऑल आर बैग 1 से निकाल के बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं।
बैक टू में ट्रांसफर करने के बाद क्या कर रहे हैं, बैक टू से रैंडमली एक बॉल निकाल रहे हैं, वो बॉल रेड है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि बैक वन से जो बैक टू में बॉल आई वो वन रेड है और वन वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो PE1 क्या हो जाएगा, वन रेड बॉल और वन वाइट बॉल, तो ये हो जाएगा 5/9 और इंटू वन वाइट बॉल, तो ये हो जाएगा 4/8। जब एक बॉल निकल गई तो नंबर ऑफ बॉल्स पूरे में तो एक कम हो गई, लेकिन वाइट बॉल तो उतने की उतनी ही है ना। या ये हो सकता है कि पहली बॉल वो वाइट ले, मतलब 4/9 इंटू जो दूसरी बॉल ले वो रेड ले 5/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये आ जाएगा 5/20, दैट इज 40/72, 40/72। ठीक है, अब PE2 निकालेंगे। PE2 कैसे निकालेंगे, दोनों वाइट बॉल निकाले, दोनों वाइट बॉल निकाले बैग वन से, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा 4/9 इंटू 3/8, दैट इज 12/72। और तीसरा एक बनेगा जब दोनों बॉल रेड निकाले, दैट इज 5/9 इंटू 4/8, दैट इज 20/72। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए E1 E2 सबसे पहला जो काम होता है कोई भी क्वेश्चन करने में कि आप इवेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। यदि आपने इवेंट सही सेलेक्ट किया है तो आपकी कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो आप इन तीनों को सम करके देख लीजिए, 40 + 12 कितना हो गया, 52, 52 + 20 72। ठीक है, 1 आ जाएगा तीनों का, है ना। तो E1 होगा एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल सेलेक्ट किए बैग वन से, तो ये हो जाएगा एक 5/9 इंटू एक टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो गई, सिमिलरली यहाँ। ठीक है, और हो सकता है पहली वाइट बॉल और दूसरी रेड बॉल सेलेक्ट करें तो उसमें ये दो ऑप्शन, और जब दोनों वाइट या दोनों रेड होंगी तब ये प्लस का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद PA/E1 क्या मतलब हुआ, जब, और ए इवेंट क्या मानेंगे आप, जब जो बैक टू से बॉल निकाली गई वो रेड बॉल है, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। बात समझ में आई, एक रेड बॉल जो बैक टू से रैंडमली बाद में निकाली गई है। ठीक है, तो PA/E1 क्या मतलब हुआ कि रेड बॉल बैक टू से निकाले जब कौन सा वो हुआ, एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल कहां से निकाली गई थी, बैग वन से। ठीक है, तो यहाँ पे जब E1 इवेंट लेंगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और A/E1 का मतलब 4/7, क्योंकि ये 4 हो गया तो ये 4/7। ठीक है, PA/E2 जब दोनों वाइट बॉल बैक टू में शिफ्ट हुई तो वाइट बॉल कितनी हो गई, 3 + 2 5, और रेड बॉल सेलेक्ट करना है, रेड बॉल सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3/8। यहाँ भी तो एक बढ़ गया, तो ये 4/8। क्यों हुआ 4/8, भाई इधर +1 हुआ, इधर भी तो +1 हुआ, तो ये तो 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो E1 में, E2 में भी वही होगा कि जब दोनों वाइट बॉल हुई, और PA/E3 क्या हो जाएगा, PA/E3 जब दोनों रेड बॉल रहेंगी, जब दोनों रेड बॉल रहेंगी तब क्या हो जाएगा, 3 + 2 5/8।
ठीक है। अब सिंपल आप क्या कर लेंगे, अब आपको निकालना क्या है, ये बस ध्यान रखना है। आपको निकालना क्या है कि find the probability that one red ball and one white ball are transferred from the bat to, हाँ मतलब आपको निकालना है P even, क्योंकि even P even में ही है, एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा P even by A, P ये आपको फाइंड आउट करना है, even by A इज इक्वल टू हो जाएगा P even, P A by even, अब नीचे P E1 P A by E1 plus P E2 P A by E2 plus P E3 और P A by E3। तो ये आ जाएगा P E1 कितना है, P E1 वहाँ पे था P E1 कितना है, P E1 40 by 72, 40 by 72 into PA by E1 4 by 8, तो 40 by 72 into 4 by 8 plus 12 by 72 into 3 by 8 plus 20 by 72 into 5 by 8, 5 by 8, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 36 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 296, 296। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी बाई 37, 20 बाई 37, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 8 तक आज करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो बाकी हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप लोग इसको समझिए, देखिए, और कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इसका बेनिफिट, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए इसका बेनिफिट उठाएं। बाय बाय।